विद्यार्थी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न बैंक है, इसको हल करेंगे। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावना है, तो आप पूरा का पूरा इस प्रश्न बैंक को आप इनके जितने भी प्रश्न दे रखे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी को आप एक एक बार पढ़ लीजिए, जिससे आपके जो सामाजिक के जो पेपर आने वाला है वो पेपर आपके इसमें से ही बनेगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक पार्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सभी प्रश्न वाइज पार्ट वाइज दे रखे हैं। यानी प्रत्येक पार्ट में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी का यहाँ पे समावेश किया है। तो सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। इसमें देखिए प्रश्न दे रखा है, पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और पहला प्रश्न आपके कौन से पार्ट से लिए गया है। तो पहला प्रश्न है वो आपके पार्ट संख्या पहला संसाधन एवं विकास इससे लिया गया है और ये पार्ट आपके कुल 4 नंबर का है। यानी जो ये पार्ट दे रखा है इस पार्ट में से 4 नंबर का प्रश्न बनेगा और वो कौन सा प्रश्न बनेगा वो सभी प्रश्न आपके यहाँ पे नीचे इस प्रश्न बैंक में दे रखे हैं। किस प्रकार का प्रश्न बनेंगे तो वस्तुनिष्ठ है अब सिद्ध वाले 2 प्रश्न बनेंगे और आपके 2 नंबर के होंगे। लघुत्तम प्रश्न है वो 2 बनेंगे, 2 अंक के 1 प्रश्न बनेगा। यानी यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे वो कितने प्रश्न होंगे 2 तो और 3 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे 3 तो प्रश्न होंगे इस पार्ट में से और ये 4 नंबर के होंगे तीनों प्रश्न। तो ये महत्वपूर्ण है, 4 नंबर भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। पहला प्रश्न दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक नहीं है। मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक कौन सा नहीं है तो मृदा अपरदन का जो प्राकृतिक कारण है वो खनन है, वो प्राकृतिक कारण नहीं है। दूसरा है नवीनीकरण संसाधन नहीं है, तो नवीनीकरण संसाधन कौन सा नहीं है लोह धातु व नवीनीकरण संसाधन नहीं है, यानी डी सही है। तीसरा है भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाया जा सकता है। भूमि निम्नीकरण की किससे सुलझाया जा सकता है तो इसका उपयोग सभी से, यानी वनरोपण के द्वारा, नियंत्रण पशुचारण से और रेतीले टीलों पर कंटेदार झाड़ियां लगाकर रोका जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है कपास मृदा रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है, तो वह जानी जाती है काली मृदा। 5वां क्वेश्चन मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है तो मृदा अपरदन को उपयुक्त सभी से रोका जा सकता है, मतलब समोच्च जुताई से, सोपानी कृषि से भी रोका जा सकता है और पट्टी दीवार कृषि से, यानी इसका डी है राइट है। 6वां क्वेश्चन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उपयोग में नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है संभावित संसाधन कहलाते हैं, यानी सी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 7वां नवीन जलोढ़ मृदा क्षेत्र कहलाते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा क्षेत्र वो क्या कहलाते हैं, नवीन जलोढ़ है वो कहलाते हैं आपके खादर कहलाते हैं और पुराने जलोढ़ है वो बांगर कहलाएंगे। 8वां सतत पोषणीय विकास के लिए पृथ्वी सम्मेलन किया गया, कहाँ किया गया रियो डी जेनेरो में किया गया, यानी डी है वो राइट आंसर इसका। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे, पुरानी जलोढ़ मृदा को कहेंगे बांगर कहेंगे। दूसरा है भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए, कितने प्रतिशत 33% भाग होने चाहिए, वन होने चाहिए। कपास के लिए कौन सी खेती उपयुक्त है, मृदा उपयुक्त है, तो वह है काली मृदा उपयुक्त है। जहाँ 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो उसको क्या कहेंगे प्रतिभूमि कहेंगे। मृदा की ऊपरी परत जल के साथ बह जाती उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अवनालिका अपरदन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है अति लघुरात्मक प्रश्न है संसाधन क्या होते हैं, तो इसका उत्तर लिखा हुआ संसाधन पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक प्रदत्त एवं मानव निर्मित हो और मनुष्य जीवन में उपयोगी होती है उसे संसाधन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है समाध्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार के उदाहरण लिखिए, तो इसके 2 प्रकार हो जाए नवीनीकरण योग्य संसाधन और अनवीनीकरण योग्य संसाधन। नवीनीकरण योग्य संसाधन में हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और वन। अनवीनीकरण में हो जाएगा जीवाश्म ईंधन और धातुएं। सतत पोषणीय विकास क्या है तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया जारी रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के 2 उपाय लिखिए, तो पहला है वनारोपण और दूसरा है चारागाह पर उचित प्रबंध करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां मृदा अपरदन रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए, तो समोच्च जुताई करना, सीढ़ीदार कृषि और पट्टीदार कृषि। और चौथा है फसलों के बीच घास पट्टियां लगाना। 6वां क्वेश्चन है मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, मृदा की उर्वरकता क्षमता बनाए रखने एवं फसल उत्पादन क्षमता बढ़ाए रखने के लिए मृदा संरक्षण आवश्यक है। 7वां क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा उपयुक्त होती है क्यों, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूने की मात्रा अधिक होती है तथा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है जो फसल के लिए उपयुक्त होती है।
8वां एजेंडा क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एजेंडा क्या है, एजेंडा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न 100% आने वाला है वो एजेंडा, तो इसको आप रट के रखिएगा। एजेंडा क्या है, तो एजेंडा का उत्तर सुनिए। भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करने के लिए रियो डी जेनेरो प्रति सम्मेलन हुआ था, उसमें 21 किस्म की एजेंडा है जो आपको एजेंडा कहलाता है। 19वां है जैव व अजैव संसाधन क्या है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैव और अजैव संसाधन क्या है, तो जैव और अजैव संसाधन क्या है, उत्तर हो जाएगा जीव मंडल में से प्राप्त संसाधन वे कहलाएंगे जैव संसाधन। जीव मंडल से जो प्राप्त संसाधन होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। उस उदाहरण के लिए वनस्पति और कृषि। निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, उदाहरण के लिए धातु, पवन और मृदा। संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन सीमित है, इसका समुचित उपयोग करते हुए भविष्य में के लिए बचा कर रखना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। फिर है हमारा पाठ संख्या 2, और पाठ संख्या 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ये 4 अंक का है ये भी, और 4 अंक में से कितने प्रश्न बनेंगे, वस्तुनिष्ठ अबसद वाले 2 प्रश्न बनेंगे और लघुरात्मक 1 प्रश्न बनेगा। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण है। पहला है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो इसका अ है वह राइट है, यानी 24.56%। दूसरा है भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था, तो भारतीय जो सुरक्षा अधिनियम है 1972 में लागू किया गया था। तीसरा है बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई, तो बाघ जो संरक्षण परियोजना है वो 1973 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा है सिरका बाघ रिजर्व किस राज्य में है, तो सिरका है वह राजस्थान में है, अलवर जिले में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कौन से राज्य से हुई थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत है वह उत्तराखंड राज्य से हुई थी। छठा है संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ये 1988 में हुई थी। सातवां है स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का है, तो सर्वाधिक क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश राज्य का है। आठवां वे जातियां जो लुप्त होने के कगार पर हो कहलाती है, क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाएगी। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन संघन वन है, तो 12.4% भाग पर। अगला क्वेश्चन है भैरोदेव डाकव सेंचुरी राजस्थान के कौन से जिले में है, तो भैरोदेव जो डाकव सेंचुरी है वह है आपके अलवर जिले में, डी है राइट है। उसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न है उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, किस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों की प्रजातियां रिक्त स्थान विविधता कहलाती, कौन से क्या कहलाते हैं। IUCN द्वारा निर्धारित संकटग्रस्त जातियों का उल्लेख कौन सी पुस्तक में किया गया है, तो रेड डाटा पुस्तक में किया होगा। चौथा क्वेश्चन है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने क्या घोषित किए हैं। पांचवा राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, और छठा है राजस्थान राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावण। हिमालय यह वृक्ष भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है। उसके बाद लघुरात्मक प्रश्न है मिलान कीजिए उद्यान है जीव कार्बोनेट उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ना, और बाघव राष्ट्रीय उद्यान और सिरका वन्य जीव पशु विहार, ये कौन से राज्य में हैं। उसके बाद दूसरा है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, तो उत्तर हो जाएगा किसी क्षेत्र विषय में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। IUCN का पूरा नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और संसाधन संरक्षण संघ। चौथा क्वेश्चन है भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय, तो पहला हो जाएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहिए, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य घोषित करना चाहिए। पांचवा है प्रबंध के आधार पर भारत में वनों के प्रकार लिखिए, तो आरक्षित वन और रक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। जैव विविधता मानव के उपयोगी क्यों उपयोगी है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों है उपयोगी, प्राकृतिक में खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला को सुचारू रखने के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। उसके बाद में दे रखा है बाघ परियोजना पर टिप्पणी लिखिए, तो बाघ परियोजना पर टिप्पणी है वह क्या है, देखिए भारत में बाघों की निरंतर घटती संख्या को बचाने के लिए 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना लागू की गई, जिसके तहत बाघ रिजर्व घोषित किए गए। अगला है रेड डाटा पुस्तक क्या है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और 100% आने की संभावना है। तो संकटग्रस्त प्रजातियों का उल्लेख करने के लिए IUCN द्वारा जारी करने जाने वाली पुस्तक है। नवा वन और वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इनके संरक्षण में
पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे वन्य जीव सौंदर्य संसाधन वायु मृदा बने रहते हैं। इसके संरक्षण से विविध प्रजातियों का आवास स्थानीय रहता है, इसी से जैव विविधता बनी रहती है। 10वां क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के उपाय लिखिए। तो संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए संरक्षण परियोजना बनाई जाए तथा इसके संरक्षण के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय अभाव एवं अभ्यारण्य घोषित किए जाने चाहिए। फिर अगला है पाठ संख्या 3 जल संसाधन, और ये भी 4 अंक का है। इसमें अति लघुरात्मक प्रश्न है वो बनेगा 1 और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वो बनेंगे आपके 1 प्रश्न, यानी 2 प्रश्न बनेंगे और दोनों मिला के कितने होंगे 4 नंबर के। पहला है देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को कहा आधुनिक भारत के मंदिर। बाढ़ को रोकने के प्रमुख उपाय क्या हैं? बांध निर्माण करना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? अनेक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है बांध, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्यों को सम्मिलित परियोजना है? तो ये 4 राज्यों में सम्मिलित परियोजना है, जिसमें महाराष्ट्र आएगा, मध्य प्रदेश होगा, गुजरात और राजस्थान का भाग है। बांध क्या होते हैं? जल संरक्षण और प्रबंध का साधन है वो बांध कहलाता है। 6वां क्वेश्चन है, राजस्थान में जल संरक्षण के कोई 4 स्रोत लिखिए। तो खडीन, जोहर, टांका और टोबा। 7वां है, बांस ड्रिप प्रणाली क्या है? मेघालय राज्य में नदियों और झरनों के पानी को एकत्रित करने की प्राचीन प्रणाली है, जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो झरने बहते हैं उनके बांस की पाइपों के द्वारा पानी निचले क्षेत्रों में लाया जाता है। टांका क्या होता है? पश्चिमी राज्य में वर्षा जल संग्रहित करने के लिए घरों में बनाया गया भूमिगत टांका टैंक है वो टांका कहलाता है। 9वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद क्या है? नदी जल बंटवारे के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद अंतर्राज्यीय जल विवाद कहलाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद हैं। अगला है, सतलज व्यास नदी पर जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाएगी? तो यह भाखड़ा नागल परियोजना बनाएगी। टिहरी बांध परियोजना कौन से राज्य में और कौन सी नदी पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। तो नदी जल द्वारा उत्पन्न बाढ़ एवं नदी के पानी का उचित प्रयोग करने के लिए विभिन्न नदियों पर बांध बनाकर परियोजना शुरू की गई। इन परियोजना के उद्देश्य जल विद्युत, सिंचाई, पेयजल, मछली पालन, सरदार सरोवर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, संबल परियोजना, माही परियोजना आदि हैं। दूसरा, राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का आधे से ज्यादा भाग मरुस्थलीय क्षेत्रों में है, जहाँ वर्षा की मात्रा अति न्यून है और भूमिगत जल अत्यधिक गहरा होने के कारण जल की कमी, कई जिलों में भूमिगत जल अत्यधिक लवणीय होने के कारण पीने योग्य नहीं है। अतः जल की कमी को देखते हुए राजस्थान में जल संरक्षण की अति आवश्यकता है। तीसरा क्वेश्चन है, आपकी राय में बांध हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो बांध जल संरक्षण का प्रमुख साधन है। बांध बनाकर बाढ़ नियंत्रण को रोका जा सकता है। बांधों द्वारा सिंचाई जल की आपूर्ति की जा सकती है। बांधों द्वारा जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है और बांधों के द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकती है और बांधों के द्वारा मछली पालन है, नौ संचालन आदि किया जा सकता है। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ और हानि लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, पर्यटन, नौ संचालन आदि बहुउद्देशीय की पूर्ति की जा सकती है। हानि क्या इससे? तो इससे हानि हो जाएगी जैव विविधता की हानि, बांध निर्माण करने के कारण भूकंप की संभावना, परियोजना क्षेत्र में होने वाले मानव बस्तियों पर विस्थापन की समस्या प्रमुख है। और 5वां, भाखड़ा नागल परियोजना पर टिप्पणी लिखी। ये मेरी मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नागल बांध वाला। इसके अंदर क्या है? ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिस परियोजना का निर्माण सतलज और व्यास नदी के संगम पर किया गया है। इस परियोजना के जल विद्युत उत्पादन में सिंचाई कार्य किया जाता है। इस परियोजना में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर बांध परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के द्वारा विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति की जाती है। ये परियोजना राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में पाठ है अगला पाठ है हमारा चौथा और उसका नाम है कृषि। कृषि में से आपके प्रश्न है वो बनेंगे, कुल प्रश्न बनेंगे 3 प्रश्न बनेंगे और तीनों प्रश्न है वो आपके 4 नंबर के हैं। यानी एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा और एक अति लघुरात्मक प्रश्न है और एक बनेगा आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वो 2 नंबर का है और बाकी दोनों 1-1 नंबर के।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है। पहला है झूम कृषि यानी स्थानांतरित कृषि भारत के किन जिलों में की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि की जाती है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो मक्का है, वो खरीफ की फसल है। मूंगफली भी खरीफ की है, सोयाबीन भी खरीफ की है, लेकिन चना है वो खरीफ की नहीं है, ये रबी की फसल है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है बाजरा उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? तो बाजरा का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा है वो राजस्थान के अंदर होता है, यानी डी है सही है। चौथा क्वेश्चन, चाय उत्पादन में भारत का स्थान है विश्व में, चाय उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी इसका बी है वो राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल है वो चाय नहीं है, बाकी तीनों ही रेशेदार फसल है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि दहन कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे वालरा कृषि कहते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। सातवां है निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, तो रोपण कृषि का उदाहरण है वह गेहूं है, वह रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी रोपण कृषि के उदाहरण है। आठवां है भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में उगी जाने वाली प्रमुख फसल है, तो तटीय राज्यों में उगी जाने वाली फसल है वह चावल है। उसके बाद नवा क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है वह दूध उत्पादन से। भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा है वह उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं का उत्पादन। 11वां क्वेश्चन, गेहूं की फसल के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता कितनी है? तो वार्षिक 50 वर्षा है उसकी आवश्यकता 50 से 75 सेमी के बीच में वर्षा होनी चाहिए। फिर रेगिस्तान की पूर्ति करने वाला प्रश्न है, चाहे एक रेगिस्तान जलवायु पौधा है, कैसा जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय या शीर्ष कटिबंधीय पौधा है। दूसरा, इंडोनेशिया में कर्तन दंड कृषि प्रणाली को क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं दापा, इसको बोलते हैं सॉरी दीपा कहते हैं। तीसरा, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो प्रमुख खाद्य फसल है वह चावल है। रागी प्रदेश की फसल है, कौन से? शुष्क प्रदेश की। भारत में कॉफी की किस्में पैदा की जाती है, कौन सी किस्में पैदा की जाती हैं? और अगला क्वेश्चन है, भारत के लाभ के लिए सरकार ने कौन सी परियोजना चालू की? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड? तो क्रेडिट कार्ड चालू किया है। साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान का अनुपात कितना है? बढ़ रहा है घट रहा है? तो इसका उत्पाद है वो बार बार बढ़ रहा है। अति लुग्रा प्रश्न में पहला प्रश्न दे रखा, भारत के प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम है, तो रेशेदार फसल कौन सी हो जाएगी? कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। दूसरा है भारत में प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों के नाम, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश है ये दाल उत्पादक प्रमुख राज्य। चाय का उत्पादन राज्य कौन से राज्यों में होता है भारत में? तो असम में, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक और केरल में चाय का उत्पादन होता है। जूट का क्या उपयोग है? जूट का उपयोग है, जूट से बोरियां बनाई जाती है, चटाइयां, रस्सी, तंतु, गलीचे आदि बनाए जाते हैं जूट से। पांचवा, किसान पोर्टल वेबसाइट क्या है? भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि बागवानी कृषि योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए शुरू की जाने वाली योजना है। भूदान क्या है? जमींदार द्वारा भूमिहीन किसानों को भूमि दान करना भूदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सातवां, रक्तहीन क्रांति के बारे में आप क्या समझते हैं? तो विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। आठवां, कृतन दन प्रणाली कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि में जंगलों के पेड़ पौधे को काटकर एवं जलाकर साफ कर फसल उत्पादन किया जाता है, उसे कहते हैं। नवा क्वेश्चन है, फसल आवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर होता है प्रत्येक वर्ष फसल को बदल कर बोना फसल आवर्तन कहलाता है। दूसरा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कृषि संबंधी स्थगित सुधार कौन से हुए? तो चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी प्रथा समाप्त की गई। लघुरात्मक प्रश्न है, मिलान करना है। स्थानांतरण कृषि का नाम है, ठीक है ना, और इसके बारे में मिल्पा, रे, लद्दाख और रोका ये स्थानांतरण कृषि के नाम है और इधर पर देश दे रही है। उसके बाद देखिए अगला, रोपण कृषि की क्या विशेषता है? तो इस प्रकार की कृषि वाणिज्यिक खेती की होती है, इसके लंबे चौड़े क्षेत्रों में एक ही फसल के पौधे लगाए जाते हैं। इसमें पहले एक जगह पौधा तैयार की जाती है, इसके बाद उसे उचित समय रोपण किया जाता है। इस कृषि को अत्यधिक पूंजी व श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना आदि रोपण कृषि के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कृषि सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? तो भारत में कृषि सुधार के लिए सन 1960 और 70 के दशक में कृषि सुधार की शुरुआत हुई थी। 1966 और 67 में हरित क्रांति सुधार कार्यक्रम का सुधार व्यापक प्रचार रहा। किसानों के लिए लाभ के लिए किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई और भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना की, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी।
चौथा क्वेश्चन है हरित क्रांति यानी हरित कृषि के लाभ व हानियों के बारे में समझिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के खाद्यान्नों की समस्या को खत्म करना, फसल उत्पादन में वृद्धि करना और किसानों को अधिक से अधिक उपज का आर्थिक लाभ देना। और चौथा हो जाएगा चारे की कमी और इसकी प्रमुख हानियां कौन सी है। तो हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग से प्रदूषण बढ़ा है, जैव विविधता की विनाश हुआ है, भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ी है और क्षेत्र असमानता की बढ़ोतरी हुई है। पांचवा क्वेश्चन है चावल एवं गेहूं की फसल खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां कैसी है। तो चावल के लिए तापमान है वह चाहिएगा 15 से 25 सेंटीग्रेड और वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिएगी सेमी। और गेहूं का उत्पादन है गेहूं के लिए 15 से 15 सेंटीग्रेड तापमान और 75 से 100 के बीच में वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी कैसी रहेगी। तो चावल के लिए जलोढ़ या डेल्टाई मिट्टी और वितरण है वो तटीय मैदान में होता है। और गेहूं के लिए दोमट मिट्टी और उत्तरी भारत का विशाल मैदान जहाँ गेहूं के लिए उपयुक्त जमीन है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान का अनुपात घट रहा है क्यों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार एक विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। भारत की 75% जनसंख्या आज भी कृषि और कृषि संबंधी कार्यों में लगी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं बढ़ती तकनीक ज्ञान के कारण लोगों के दूसरी ओर भारतीय कृषि सम्मान सूत्र का बजट इसी सुधार कार्यक्रम कमी वर्षा का नियमित कारण उत्पादन में वृद्धि अन्य बाजारों में कमी आई है और इस कारण जीडीपी में भी कृषि का योगदान कम रहा है। सातवां है किसानों के लाभ के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, आकाशवाणी दूरदर्शन के माध्यम से किसानों को मौसमी जानकारी। चौथा है फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल बीमा योजना और उपकरण संबंधित और कृषि उपकरण संबंधी प्रतिनिधि करना। फिर पांचवा पार्ट है मानचित्र और मानचित्र में से आपके 4 प्रश्न बनने की संभावना है और यहाँ से मानचित्र का एक ही प्रश्न बनेगा और वो भी 4 नंबर का मानचित्र में भरना है। क्या भरना देखिए। पहला प्रश्न है इसमें मानचित्र में निम्नलिखित खनिजों के उत्पादन क्षेत्र को अंकित कीजिए। लोहेस्क, अब्रक, बॉक्साइड और मैग्नीज। दूसरा है भारत के मानचित्र में कोयला क्षेत्र अंकित कीजिए। भारत के मानचित्र में पेट्रोलियम उत्पाद दर्शाइए। भारत के मानचित्र में रिक्त स्थानों को आणविक ऊर्जा संयंत्र बताइए। पांचवा है भारत में मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। सतपुड़ा, बरौना, नेवेली, ट्रम्बो ऐसा। और छठा है भारत में मानचित्र के स्थान पर गोवा, झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान को अंकित कीजिए। सातवां क्वेश्चन भारत में तेल परिशोधनशालाओं को अंकित करना है। रसाला, पंचभद्रा, मथुरा और डिगबोई। उसके बाद में प्रश्न है पाठ संख्या आपके पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी इतिहास से संबंधित है और ये 7 नंबर का है। यहाँ से आपके वस्तुनिष्ठ 2 प्रश्न बनेंगे, 2 लघुरात्मक प्रश्न बनेंगे और 3 है वो अति लघुरात्मक यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न देखिए वस्तुनिष्ठ में राष्ट्रवाद की प्रमुख सर्वप्रथम अभिव्यक्ति किस क्रांति में के तहत हुई थी। तो ये हुई थी फ्रांस की क्रांति से। वियना शांति सम्मेलन कब आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया 1815 में। 39 राज्य में जर्मन परिसंघ का गठन किसके द्वारा किया गया। तो इसे नेपोलियन के द्वारा किया गया। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो इसका अध्यक्ष था मेटरनिख था। पांचवा है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के किस राजवंश का शासन था। तो उसका था बुर्मो का शासन। छठा क्वेश्चन है काबोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य निम्न में से कौन था। तो इसका जो संगठन का सदस्य था वह था जूपेसी मैतिसनी था। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। एकीकरण का श्रेय वो बिस्मार्क को दिया जाता है। किस देश के नारी का प्रतीक मेरियन था। तो इसका प्रतीक मेरियन कौन सा था। फ्रांस का। उसके बाद देखिए नवा क्वेश्चन है एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किसने किया था। तो ये एमिनू द्वितीय को किया गया था। 10वां है जावेराइन संघ का संगठन किसने किया। तो ये 1834 के अंदर किया गया। फिर अति लघुरात्मक प्रश्न है किस संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा किया है। तो 1832 की कुतुसनिया की संधि के समय इसको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया 1832 में। किसने कहा था कि जर्मन जब फ्रांसीनता चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने कहा था। फ्रांसीसी क्रांति की रूपक मेरियन के प्रतीक चिन्ह कौन से थे। उसकी लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। 7वां क्वेश्चन है किसने कहा था कि सच्ची जर्मन संस्कृति अपने आम लोगों उसमें निहित थी। ये जर्मन दार्शनिक था योहान गॉटफ्रीड था, उसने कहा था। जियोपेसी मैतिसनी द्वारा संगठित संगठनों के नाम बताइए। तो यंग इटली और यंग यूरोप था। 6वां क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व था प्रमुख क्रांति का नारा। 7वां क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख प्राकृतिक चिन्ह टूटी हुई बेड़ियों का अर्थ था स्वतंत्रता, इसका प्रमुख अर्थ।
अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है वियना सम्मेलन रिक्त स्थान में आयोजित हुआ था। कब हुआ था, कौन से साल में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया था 1815 में आयोजित किया था। जर्मन संसद का नाम क्या था? जर्मन संसद का नाम है राइक्सटैग। और जर्मन राष्ट्र का रूप क्या थी? जर्मनिया। स्वतंत्र जर्मनी की सम्राट को घोषित किया गया था, विलियम प्रथम को किया था। फिर लघुरात्मक प्रश्न है, नेपोलियन द्वारा लागू की गई नागरिक संहिता के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो नेपोलियन द्वारा लागू की प्रमुख संहिता के प्रावधान थे, जन्म आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए, कानून में सक्षम समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखना। फिर जेवेराइन संघ से आप क्या समझते हैं? जेवेराइन संघ 1834 में प्रशंसा के नेतृत्व में गठित किया गया एक शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मनी राज्य सम्मिलित थे। रूमानीवाद क्या है? तो ये रूमानीवाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताया गया। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। इसके तर्क वितर्क और विज्ञान और महिमंडल की आलोचना की गई थी। चौथा है स्कॉटलैंड का यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार विलयन का स्फोट किया था? तो एक्ट ऑफ यूनियन समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसके तहत इंग्लैंड में स्कॉटलैंड प्रभुत्व जमा लिया तथा स्कॉटलैंड की राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबा लिया गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वीना संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे? वीना संधि के प्रमुख प्रावधान थे बुर्ब वंश की सत्ता को पुनः बहाल करना, नेपोलियन के अधिकार वाले प्रदेशों को फ्रांस से वापस लाना और फ्रांस के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना। 39वां है, चौथा 39 राज्यों के जर्मन प्रदेश को बनाए रखना और 5वां यूरोप में एक नई व्यवस्था स्थापित करना। छठा है नेपोलियन के शासन के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को समाप्त करना प्रमुख कारण था। दूसरा इटली के एकीकरण का प्रमुख स्पष्ट कीजिए, एकीकरण स्पष्ट करना है। और इसके बाद तीसरा है जर्मन का एकीकरण किस प्रकार हुआ है? तो जर्मन का एकीकरण किस प्रकार हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान का है पार्ट दूसरा, अर्थ में राष्ट्रवाद, ये 7 अंक का है। तो इसमें से आपके 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, वस्तुनिष्ठ, लघुरात्मक और निम्नात्मक प्रश्न। निम्नात्मक प्रश्न 1 बनेगा और वो भी 4 नंबर का बनेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी ने चंपारण व खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? तो ये किया था 1917 में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? खिलाफत समिति का गठन है वह मोहम्मद अली व शौकत अली ने किया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई? तो नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि। जय हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जय हिंद नामक पुस्तक की रचना है वो महात्मा गांधी ने की थी। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? स्वराज पार्टी का गठन है CR राव मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लाहौर अधिवेशन में की गई थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। गांधी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़कर सभी आंदोलन शुरू किया था? ये दांडी में किया गया था। महात्मा गांधी व अम्बेडकर के मध्य संपन्न एक कौन सा समझौता जिसके तहत दलित वर्ग के प्रांतीय व क्षेत्रीय विद्यालय परिषद में आर्थिक स्थिति प्रदान की गई? तो ये था पूना पैक्ट, यानी है उसका राइट आंसर है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। भारत माता की विख्यात छवि को रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया चित्रित किया था। महात्मा गांधी ने छुआछूतों को हरिजन कहकर पुकारा था। किस गोलवे सम्मेलन में 1932 में संपन्न हुआ प्रथम गोलवे, दूसरा गोलवे सम्मेलन? और 16 हत्याकांड के घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था। फिर महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग किस वायसराय को सौंपी थी? तो इरविन को सौंपी थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 साइमन कमीशन के विरोध में क्या कहा था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। क्या कारण था विरोध करना? तीसरा चोरी हत्याकांड घटित हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। किस एक्ट के तहत चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बागान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी? तो इंग्लैंड इंटरमीडिएट एक्ट के तहत। असहयोग आंदोलन के किस के दौरान किस स्थान पर गुरिल्ला आंदोलन चला था? आंध्र प्रदेश की गुमेड पहाड़ियों में चला था। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्याग्रह करते हैं सत्य की शक्ति पर आग्रह, अर्थात उसका उद्देश्य सच्चा है। अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं, वो सत्याग्रह में केवल अहिंसा के सारे ही संघर्ष करना। भारतीयों द्वारा रॉल एक्ट का विरोध क्यों किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस एक्ट के तहत सरकार के राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था।
तीसरा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय क्यों किया था? क्योंकि फरवरी 1922 में उग्र भीड़ ने गोरखपुर में सोरासोरी नामक स्थान पर पुलिस स्टेशन को आग लगा, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए और गांधी ने सहयोग को बंद करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत सरकार संवैधानिक अध्यक्ष को विरोध कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के किस प्रकार योगदान दिया था? और इसके बाद में प्रश्न तीसरा है, सभी के अंगेन आंदोलन की विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न शुरू होता है सामाजिक विज्ञान का है, जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और ये प्रश्न है, यहाँ से ये पार्ट है आपके 6 नंबर का पार्ट है। यहाँ से भी आपके 3 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक और लघुरात्मक प्रश्न। पहला है, किस महाद्वीप में पशुओं को रीडरपेस्ट नामक बीमारी की व्यापक फैली थी? ये फैल गई थी अफ्रीका के महाद्वीप में फैल गई थी। 1885 में यूरोपीय देशों ने किस महाद्वीप को लकीर खींचकर आपस में बांट दिया था? तो अफ्रीका महाद्वीप को बांट दिया था। वह कौन सा मार्ग था जो एशिया को यूरोप व अफ्रीका से जोड़ने का कार्य करता है? तो ये रेशम मार्ग के जोड़ने का कार्य करता है। विश्व पटल पर महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुई थी? तो ये 1929 में प्रारंभ हो गई थी। 5वां क्वेश्चन है, गेहूं और कपास की खेती के लिए भारत की सरकार कैनाल कनौली बस्ती तो या मध्य प्रदेश में। हेनरी स्टैनली को किस महाद्वीप में खोज हेतु भेजा गया था? तो ये भेजा था अफ्रीका में। वृहत उत्पादन प्रणाली के विख्यात नेता कौन थे? तो ये थे हेनरी फोर्ड। कौन सा महाद्वीप 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार में बड़ा केंद्र था? तो ये था यूरोप। अमेरिका में स्पेनिश द्वारा चलाई गई बीमारी कौन सी थी? तो ये बीमारी थी टिटनेस थी। 1840 के दशक में आयरलैंड में कौन सी फसल खराब होने के कारण भूमिगत हुए थे? तो ये थे आलू के लिए। उसके बाद में अति लघुरात्मक प्रश्न है, वह कौन सा कानून था जिससे तहत सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी? तो वह कानून था कॉर्न लॉ कानून था। भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले अनुबंधित श्रमिक किस नाम से जाने थे? वो गिरमिटिया के नाम से जाने थे। त्रिनिधि दाद से मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाने वाला सालाना जुलूस मेले को किस नाम से जाने थे? तो होशे के नाम से। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? और हुआ था 1914 में। ब्रिटेन वुड सम्मेलन में किस 2 संस्थाओं की स्थापना की? ब्रिटेन वुड की जुड़ा संस्था का है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को कहा गया। विकासशील देशों के संगठन को किस नाम से जानते हैं? तो G77 के नाम से। वीटो से आप कहते हैं, वीटो वह अधिकार जिस तरह कोई भी सदस्य अपनी सहमति प्रकट करने का निरस्त कर सकता है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ये 1944 में। प्रथम विश्व युद्ध में किस देश को कर्जदाता के देश बना जिससे ब्रिटेन की भारी कर्ज लेना पड़ा था? तो ये अमेरिका से लेना पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देश राष्ट्र कौन थे? मित्र राष्ट्र थे तो फ्रांस था, इधर रूस था और ब्रिटेन था मित्र राष्ट्र। ब्रिटेन सरकार भारत के में अपनी खेती करवाकर उसे किस देश में निर्यात करती थी? चीन में करवाती थी। उपनिवेशवाद के दौरान कौन से देश उपनिवेशवाद का ताकत के रूप में उभर कर सामने आए? तो ये जर्मनी और बेल्जियम। 13वां है, किस सम्मेलन में औपनिवेशिक ताकतों को अफ्रीका में बांटा गया? तो ये बर्लिन सम्मेलन में बांटा गया था 1885 में। उसके बाद निम्न लघुरात्मक में भारतीय अर्थव्यवस्था की महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा है? और 1930 में राष्ट्रीय एकता के प्रमुख कारण बताइए। अनुबंधित श्रमिकों को कोरियाई संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? महामंदी के प्रमुख कारण क्या थे? 5वां विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का पहला आधुनिकीकरण युद्ध कौन सा था? स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में होता है आपके लोकतंत्र राजनीतिक में पहला है सत्ता की साझेदारी, ये भी 4 अंक का है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर सभी 3 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बन रहे हैं, सीधे प्रश्न बन रहे हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ और अति लघुरात्मक और लघुरात्मक प्रश्न बन रहे हैं। श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त 1948 में प्राप्त हुई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय वह आपके हैं ब्रिसेल्स में है, यानी सी है, राइट है। बेल्जियम में 10 भाषी क्षेत्र हैं। बेल्जियम में 10 भाषी क्षेत्र कौन से हैं? तो वह फ्लेमिश 10 भाषी क्षेत्र है, सी राइट है। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख राजनीतिक समूह का है? तो वह है आपके यहाँ पे सिंहली, ए है वो राइट आंसर है। बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार कौन सी है? तो सामुदायिक सरकार तीसरे स्तर की सरकार है। छठा क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, वह दिया गया 1956 में। 7वां, निम्न में से किस देश में 1917 से 1993 के मध्य अपने संविधान के 4 संशोधन किए गए थे? वह थे बेल्जियम की सरकार में से।
उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न है सत्ता की साझेदारी की दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग अधिक समृद्धि और ताकतवर रहे हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत सन 2009 में हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले ही हैं। अति दुर्दांत प्रश्न है श्रीलंका का तमिल समस्या के प्रमुख कारण बताइए। दूसरा है बिजली में फ्रेंच भाषी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वेलेनिया कहते हैं। श्रीलंका में हिंदुस्तानी तमिल कौन सी है? सत्ता के उद्वादक विवरण को समझाइए। सत्ता की साझेदारी के नैतिक करते हुए क्या है? शास्त्र की रिव्यू के बताइए और लोकतंत्र की प्रमुख भाषा बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और सभी के सभी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगले प्रश्न है जो हम नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद।